हेलो फ्रेंड, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है सेल, जो कि बायोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और अगर आप देखते भी हैं बायोलॉजी में, तो ये चैप्टर जो सेल होता है, अगर ये चैप्टर नहीं पढ़ा तो आपका बेस बनेगा नहीं। और ये बेस अगर नहीं बना तो चाहे जितने भी चैप्टर आप कवर कर लाए, मतलब कवर कर लीजिए बायोलॉजी के जितने भी हैं, आपको समझ आने वाले हैं नहीं, क्योंकि ये पूरा रिलेटेड चैप्टर है। आप कोई भी पढ़ेंगे चैप्टर, क्योंकि हर चीज मिलके बनी है सेल से। तो अगर सेल ही नहीं समझ में आया तो चाहे जो चैप्टर आप पढ़िए आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ सेल। सेल देखेंगे, सेल का इंट्रोडक्शन देखेंगे, और उसमें जो भी बेसिक चीजें हैं हम देखेंगे, उसका स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे। उसके बाद आगे आज तो एक इंट्रोडक्शन सा वीडियो है, तो हम उसमें थोड़ा ज्यादा अंदर नहीं जाएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत उसको समझेंगे। उसके बाद सेल थ्योरी को थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहले सेल क्या होता है। तो सेल, सबसे पहले आपको पता है, एक बेसिक डिफिनेशन आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि सेल क्या होती है। एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होती है। तो क्यों कहते हैं सेल को इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ? क्योंकि होता क्या है कि जैसे कोई भी स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि हम लोग अपनी बात करते हैं, कोई भी स्ट्रक्चर होता है एक छोटी सी चीज से लेके फिर उसका जन्म होता है, फिर वो बड़ा होता है। तो उसी तरह जैसे आपको पता है कि हम लोग भी एक सेल से मिलके बने हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, जाइगोट। तो जाइगोट होता है कि एक सेल का पहले बना होता है, फिर धीरे धीरे उसमें मल्टीप्लाई करके बहुत सारे सेल आते हैं, बहुत सारे सेल आते हैं, तब भी वो हमारे एक ह्यूमन बीइंग का क्रिएशन करता है। तो आपको पता है कि ह्यूमन बीइंग जो है अल्टीमेटली एक सेल से ही मिलके बना है, ठीक है। पहले यूनिसेलुलर था, उससे भी मिलके फिर एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बना, तो बहुत सारे सेल आए। तो आपको पता है कि एक ही सेल था, उससे बहुत सारे सेल इवॉल्व हुए, उससे उसके बाद एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन हुआ है। एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म किससे बना है? बहुत सारे सेल से मिलकर बना है। तो उसी तरह इसीलिए सेल को बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है, क्योंकि इसमें बेसिक चीजें आपको समझाई जाती है। कोई भी टीचर होता है यही बताता है कि जैसे एक रूम होता है, तो एक घर होता है, किससे बनके बना होता है? एक ईंट से बन मिलके बना होता है। तो बेसिक यूनिट होती है, ठीक है, बेसिक यूनिट होती है पूरे जो घर को बनाती है वो ईंट। उसी तरह हमारी बॉडी को एक एक सेल मिलके बना रहे, तो इसको हम क्या कहते हैं? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो ये एक तो मतलब जनरल से डिफिनेशन हो जाती है, कहते हैं बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। और अगर आप आगे पढ़ेंगे तो इसमें आपको पता चलेगा कि सेल होता है क्या है। एक दूसरा इसमें टर्म आता है, एक तो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कह देते हैं, दूसरी डिफिनेशन आती है स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब ये क्यों कहते हैं उसको हम जरा सा समझते हैं। इसको क्या कहते हैं, दूसरा क्या आपको समझ में आता है? एक कहते हैं स्ट्रक्चरली, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल का मतलब कोई भी बॉडी बनी तो सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर मेंटेन रहेगा, तभी वो टिक पाएगी। तो सेल जो होता है, मैंने बताया बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, इसी से मिलके पूरी बॉडी बनी होगी। अब उससे मिलके बनी होगी तो वो जो सेल होगा, मैंने कोई बहुत बड़ी बॉडी होगी तो अगर उसमें एक सेल होगा तो उसकी कोई एक स्ट्रक्चर तो मेंटेन होगा। अगर उसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होगा तो क्या मतलब है पूरी बॉडी बनाने का? तो कोई तो एक स्ट्रक्चर होगा। उसके बाद कहता है फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अगर आप एनसीईआरटी खोलेंगे और पहला पेज पढ़ेंगे तो उसमें यही बताया जा रहा है। 11th के एनसीईआरटी अगर आप खोलते हैं और अगर उसमें पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसमें यही बताया जाता है कि जैसे कोई भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है, जो एक सेल से मिलकर बना होता है, सिर्फ एक सिंगल सेल होती है, तो क्या उसके पास लाइफ नहीं होती? क्या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक इंडिपेंडेंट लिविंग नहीं है? क्या आप उसको नहीं ऑब्टेन कर सकते? नहीं आपको दिखता है? अमीबा है, पैरामीशियम है, जो भी ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, बैक्टीरिया है, ये सब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और इंडिपेंडेंट लिविंग है। इनको कोई जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत नहीं। क्या ये काम नहीं करते? क्या इनकी सेल खाना नहीं बनाती? क्या इनकी सेल एक्सक्रीशन नहीं करती? सब करती है। इसका मतलब जो एक सेल है वो इंडिविजुअली बहुत सारे फंक्शन कर सकती है। ऐसा नहीं है कि एक सेल है तो कुछ और नहीं कर सकती, ठीक है। उसके एक इंडिविजुअल सेल के पास भी बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। हमको पता, हमारे पास किडनी एक्सक्रीशन करा देती है, ठीक है। जो भी ऑस्मो रेगुलेशन है वो किडनी करा देती है। लेकिन क्या इसमें ऐसा कुछ नहीं होता? आपको अमीबा पढ़ाया जाएगा, ठीक है, पैरामीशियम पढ़ाया जाएगा, उसमें भी ऑस्मो रेगुलेशन होता है, जो कि एक सिंगल सेल की होती है। तो ये पता होना चाहिए कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अगर होता है तो वो भी क्या होता है? एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस उसका होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो इस इन्वायरमेंट में जी नहीं पाएगा, वो मतलब यहाँ पर रह नहीं पाएगा, तो वो भी सरवाइव करता है। तो
इसीलिए कहते हैं स्ट्रक्चरली, यानी इसको स्ट्रक्चर, इसको इसका स्ट्रक्चर बना एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्योंकि फंक्शनल यूनिट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एक इंडिविजुअल सेल के पास बहुत सारे सेल ऑर्गेनल होंगे। ठीक है, आप थोड़ा बहुत पढ़े होंगे 9th क्लास में, तो आपको पता होगा कि एक सेल के पास बहुत सारे सेल ऑर्गेनल होते हैं। तो सेल ऑर्गेनल होंगे तो क्या करेंगे, फंक्शन करेंगे। तो हर इंडिविजुअल जो सेल होती है उसके अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनल होते हैं। आपको पता होगा माइटोकॉन्ड्रिया होता है, वैक्यूल होता है, ठीक है, और बहुत सारी चीजें होती हैं। तो जैसे आपको पता है वैक्यूल क्या करेगा, कुछ ऐसी चीजें को स्टोर करेगा। ठीक है, जैसे आप डस्टबिन होता है, आप घर में जितना कूड़ा कचरा होता है उस पर फेंक देते हैं। वैक्यूल क्या करेगा, इसका काम कर देगा। लाइसोसोम क्या करता है, डाइजेशन का काम करता है। बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं, 40 से भी ज्यादा हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं उसके पास। तो क्या करता है, ठीक है, वो भी इसका काम करता है कि जो भी मतलब फूड आ रहा है उसको मैं डाइजेस्ट करूंगा। इसी तरह जो जितने भी इसमें सेल होते हैं, सेल ऑर्गेनल होते हैं, वो इंडिविजुअल उनको काम पता है कि मुझे ये काम करना है, मुझे मेरी नौकरी यही है कि मुझे ये सारा काम संभालना है। तो आपको पता है, इसीलिए हम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। आई होप आपको ये लाइन अब समझ में आई होगी। तो पहले बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कहेंगे, फिर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहेंगे। ये इसकी बात हो गई। अगर मैं और थोड़ी सी बात करूं तो आपको सबसे पहले आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में कि रुडोल्फ मतलब विरको थे, और आपका जैसे और जो भी साइंटिस्ट थे, ठीक है, जैसे विरको ने मतलब फर्दर एक्सपेंड कर दिया था सेल थ्योरी को, और उसमें स्लेडन थे, ठीक है, स्वान थे। तो ये सारे जो साइंटिस्ट थे, इन पे हम भी ज्यादा डिस्कशन नहीं करते, थोड़ा बहुत और सेल को समझते हैं। तो जैसे आपको पता है कि सेल होता है, तो सेल के अंदर सबसे पहले क्या होते हैं, आप सबसे पहले इसमें पढ़े होंगे सेल वॉल। अगर कोई प्लांट सेल है तो उसके पास सबसे ऊपर की जो लेयर होगी उसको हम कहते हैं सेल वॉल। ठीक है, मैं भी जनरल इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। उसके बाद अगर आप उसके अंदर और जाएंगे तो पहले तो एक आपको सेल वॉल मिल जाती है, फिर आपको मिलता है प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, इसको इसमें आपको दो चीजें मिली, एक आपको मिला सेल वॉल, दूसरा मिला प्रोटोप्लास्ट। कोई भी सेल होगी, जैसे मैंने आप यहाँ पर एक सेल बनाया जनरल, तो सबसे पहले वाली लेयर क्या हो जाएगी, सेल वॉल। उसके बाद हमको जो भी इसके अंदर मिलेगा, जो भी इसके अंदर मटेरियल मिलेगा, मैंने उसको कह दिया प्रोटोप्लास्ट। अब इसके अंदर हमको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। ठीक है, मैंने कह दिया प्रोटोप्लाज्म। इसको दो पार्ट में डिवाइड किया, पहला प्रोटोप्लाज्म, दूसरा मैंने इसको डिवाइड किया सेल मेम्ब्रेन। दो चीजें हमको इसमें मिली, एक हुआ प्रोटोप्लाज्म, एक हुआ सेल मेम्ब्रेन। प्रोटोप्लाज्म क्या हुआ, प्रोटोप्लास्ट, मैंने सेल वॉल निकाल दी, तो जो बचा उसके अंदर का पार्ट उसको मैंने क्या कहा, प्रोटोप्लास्ट। अब प्रोटोप्लास्ट में दो चीजें हुई, प्रोटोप्लाज्म, एक हुआ सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन, इसके सेल वॉल हुई, सेल वॉल के जस्ट जो अंदर वाली लेयर होगी उसको मैं क्या कह दूंगा, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके अंदर की लेयर को मैंने कह दिया सेल मेम्ब्रेन। अब इसके अंदर जो भी मटेरियल बचेगा, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो मटेरियल बचेगा, सेल मेम्ब्रेन को मैंने छोड़ दिया, उसके अंदर जो मटेरियल बचेगा उसको मैं क्या कहूंगा, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, तो मैं सेल मेम्ब्रेन को अगर हटा दूं तो जो बचता है उसको मैं कहता हूं प्रोटोप्लाज्म। अब इसमें भी दो चीजें होती हैं, एक आपका हो जाता है साइटोप्लाज्म, दूसरा आपका हो जाता है न्यूक्लियस। इसमें आप न्यूक्लियोप्लाज्म पढ़ते हैं। ठीक है, तो एक होता है आपका साइटोप्लाज्म, दूसरा होता है न्यूक्लियस, जिसके अंदर होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म को मैंने दो भागों में बांटा, एक हुआ साइटोप्लाज्म, एक हुआ न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म में देखिए क्या होता है, ये भी दो पार्ट में बढ़ता है, अभी मैं बता रहा हूं। एक होता है साइटोसोल, ठीक है, और एक आपका साइटोसोल हो जाता है, और बाकी जो बचता है सेल ऑर्गेनल जैसे बचते हैं। अब इनको, जैसे सेल था, सेल के बाहर की लेयर को मैंने क्या कहा, सेल वॉल। तो सेल वॉल को अगर मैं हटा देता हूं तो जो बचता है मटेरियल उसको मैं कहता हूं प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट में दो चीजें होती है, एक होता है प्रोटोप्लास्ट, एक होता है सेल मेम्ब्रेन। अगर मैं सेल मेम्ब्रेन को हटा देता हूं, सेल मेम्ब्रेन है ये, इसके सबसे पहले सेल वॉल फिर सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन को भी मैंने हटा दिया तो इसके अंदर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो जितना भी मटेरियल बचा उसको मैं कह दूंगा प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म में भी दो चीजें हैं, एक होता है साइटोप्लाज्म, एक होता है न्यूक्लियस। प्रोटोप्लाज्म
में अगर मैं देखूं तो इसमें हमको इसके अंदर ये देखो, ये जो दूसरी लेयर है, मैं इसको ऐसे बनाता हूँ, ये हो गया आपकी सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर मटेरियल ऐसे ऐसे होगा, बहुत सारा मटेरियल होगा, ठीक है। इसको मैंने कह दिया साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में से मैंने जितना फ्लूइड वाला मटेरियल था वो मैंने निकाल लिया। तो जो फ्लूइड वाला मटेरियल निकाल लिया तो वो उसको मैंने क्या कह दिया, साइटोसोल। जो मैंने निकाल लिया फ्लूइड वाला मटेरियल, फिर जो बचे उसको मैंने कह दिया सेल ऑर्गेनल या फिर माइक्रोबॉडीज, वो जो जितनी बचेंगी, ठीक है, सेल इंक्लूजन जो बचेंगी वो सेल ऑर्गेनल हो गए। तो साइटोसोल क्या हो गया, साइटोप्लाज्म में दो चीजें होती हैं। एक होता है जिसमें सेल ऑर्गेनल तैर तैर रहे होते हैं, उसके अंदर धसे हुए होते हैं, तो साइटोप्लाज्म में पूरा चीज आ जाता है, सेल ऑर्गेनल भी आ जाते हैं और जो फ्लूइड भरा है वो भी आ जाता है। तो ये साइटोसोल क्या हुआ, इधर मैं लिख रहा हूं, ये हुआ सेमी सेमी लिक्विड। इसको मैं थोड़ा सा, ये हुआ आपका सेमी सेमी लिक्विड फ्लूइड ऑफ सेल, ठीक है। साइटोप्लाज्म के अंदर जो साइटोसोल वो सेमी लिक्विड फ्लूइड है सेल का, और इसमें जो सेल ऑर्गेनल हुए इसी के अंदर पड़े रहते हैं। जनरली कंफ्यूजन हो जाता है कि साइटोप्लाज्म फ्लूइड है, साइटोप्लाज्म फ्लूइड नहीं है। साइटोप्लाज्म के अंदर फ्लूइड और सेल ऑर्गेनल दोनों आ रहे हैं, ठीक है। सेल ऑर्गेनल साइटोप्लाज्म का ही पार्ट है, यानी साइटोप्लाज्म में दो चीजें होती है, सेल ऑर्गेनल हो गया, एक हो गया साइटोसोल। तो साइटोसोल जो होगा वो क्या होगा, सेमी लिक्विड फ्लूइड होगा सेल का, यानी यही एक फ्लूइड है साइटोसोल। साइटोसोल का मतलब क्या होगा, साइटो का मतलब सेल और सोल का मतलब वो सॉल्यूशन। तो मतलब सेल का जो सॉल्यूशन है जिसके अंदर ये जो सेल ऑर्गेनल है तैर रहे हैं, तो ये इनको मैं कह दूंगा सेमी लिक्विड फ्लूइड ऑफ सेल। तो साइटोप्लाज्म में ये चीजें आती। आई होप आपको ये सब चीजें समझ में आएंगी, इतना नोट कर लीजिए, उसके आगे मत। अब देखिए, सेल का जनरल इंट्रोडक्शन तो ले चुके हैं। अब इसको किसने डिस्कवर किया था, तो सबसे पहले आपने पढ़ा होगा रॉबर्ट हुक, एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक। इन्होंने क्या क्या 1665 में रॉबर्ट हुक ने क्या किया, इन्होंने एक जैसे कोई प्लांट होता है, ठीक है, कोई प्लांट होता है, तो क्या होता है कि अंदर वाली जो पार्ट होता है वो पूरा मतलब लिविंग वाला पार्ट होता है। मैं पूरा एकदम अंदर की बात नहीं करता, क्योंकि जो अंदर वाला पूरा पार्ट हो जाता है फिर उसके बाद वो डेड होने लगता है, बाहर का पार्ट डेड होने लगता है और एकदम अंदर का पार्ट स्टेम का डेड होने लगता है, लेकिन वो मैं बात नहीं कर रहा हूँ। देखिए, ये जो अगर कोई मान लीजिए प्लांट है, ठीक है, कोई प्लांट है, तो उसका जो स्टेम वाला पार्ट होगा, स्टेम वाला पार्ट, इसमें क्या होगा, एपिडर्मिस की लेयर होगी सबसे ऊपर, एपिडर्मिस की लेयर, ठीक है। फिर एपिडर्मिस की जो लेयर होगी धीरे धीरे वो डेड होने लगेगी, तो धीरे धीरे डेड होते होते वो क्या करेगी, बाहर को, जैसे होता है ना कि पहले प्लांट छोटा होता है तो उसका आपने तना देखा होगा, पतला होता है, फिर धीरे धीरे जब प्लांट बड़ा होता है तो उसका तना भी मोटा होता जाता है, धीरे धीरे जब मोटा होता जाता है तो आपने देखा होगा कि फिर जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है वो डेड होने लगती है, ठीक है, ऊपर की लेयर डेड हो जाती है। तो जो ऊपर वाली लेयर जो डेड हो जाती है उसको मैं कहता हूँ बार्क, जो डेड हो जाती है बार्क, और उसकी सेल जो होती है उसको कहता हूँ कॉर्क, ठीक है। बार्क की सेल को मैंने कह दिया कॉर्क। मतलब जो सेल यहाँ की थी वो डेड होने लगी, एपिडर्मिस पहले लिविंग था, फिर धीरे धीरे उसकी सेल बाहर को, क्योंकि यहाँ पे नई सेल बनती जा रही है तभी तो तना मोटा होगा, तो नई सेल बनती जा रही है और जो पुरानी सेल वो मरती जा रही है, तो पुरानी सेल मरती जा रही है, नई सेल बनती जा रही है, तो नई सेल यहाँ पर आएंगी, इनकी जगह लेंगी, और जो पुरानी सेल है वो बाहर को हो जाएंगी और वो डेड हो जाएंगी, ठीक है, वो बाहर को ऐसे ऐसे बढ़ जाएंगी यहाँ तक, और यहाँ पर जो नई सेल है वो यहाँ आ जाएगी, पुरानी सेल यहाँ तक चली जाएगी और ये क्या हो जाएंगे, डेड।
और ये जो डेड हो जाएंगी उसको मैं कह दूंगा बार्क, और इसकी सेल जो होगी उसको कहेंगे, उसको क्या कह दूंगा, कॉर्क। तो यहाँ पे रॉबर्ट हुक ने क्या किया, जो कॉर्क था, मतलब जो इसकी बार्क की जो सेल थी कॉर्क, तो इन्होंने कॉर्क सेल मतलब कॉर्क एक लिया, पूरा बार्क बार्क उठाया कॉर्क का, ठीक है। तो इन्होंने इसको मतलब माइक्रोस्कोप के नीचे रखा। माइक्रोस्कोप को, माइक्रोस्कोप क्या होता है, मतलब कोई भी माइक्रो, जो माइक्रो थिंग्स होती है, जो बहुत ही स्मॉल थिंग्स होती है, उनको जूम करके दिखा देगा। तो इन्होंने कॉर्क को माइक्रोस्कोप के नीचे रख दिया। तो उन्होंने देखा कि कुछ हमको मतलब सेल दिख रहे थे, ऐसे ऐसे कुछ सेल सेल दिख रहे थे उसके अंदर, ऐसे मतलब कुछ स्ट्रक्चर वाले कुछ सेल दिख रहे थे। मैं ऐसे जनरल स्ट्रक्चर बना दे रहा हूँ। तो ये जो सेल दिखे, ये कुछ मतलब कैसे थे, हनी कॉम्ब आपने देखा होगा, ठीक है, जो मतलब छत्ता होता है, तो आपने देखा होगा कुछ इसी टाइप में होता है कि छोटे छोटे ऐसे मतलब कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। तो उसी तरह ये हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर इनको दिखा। तो इन्होंने एक जो ऐसे कंपार्टमेंट जो ऐसे बन रहे हैं, जो ऐसा ऐसा कंपार्टमेंट है, ये जो बन रहा है, इसको इन्होंने क्या कह दिया, ये जो कंपार्टमेंट है, इस कंपार्टमेंट को इन्होंने कह दिया सेल, ठीक है। इस कंपार्टमेंट को इन्होंने कह दिया सेल। तो सबसे पहले आपको समझ में आ रहा है कि रॉबर्ट हुक ने 1665 में एक बार्क लिया था, ठीक है। बार्क को क्या मतलब लिया, और उसको मतलब जो बार्क की सेल होती कॉर्क, उनको मतलब माइक्रोस्कोप के नीचे रख दिया। तो इन्होंने बहुत सारे ऐसे हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर इन्होंने देखे। तो जब हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर उन्होंने देखे, तो जो एक कंपार्टमेंट था, जैसे हनी कॉम्ब होता है ना, छत्ता लगा होता है, उसमें आपने देखे होंगे बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कंपार्टमेंट होते हैं। तो उसी तरह एक कंपार्टमेंट को उन्होंने कह दिया सेल। तो यहां से अराइज हुआ सेल का कॉन्सेप्ट, सेल क्या था, ठीक है। तो अब जब ये सेल मतलब सब आपने समझा कि रॉबर्ट हुक ने 1665 में जो सेल डिस्कवर किया था, क्या सेल लिविंग थी? नहीं, इन्होंने जो सेल डिस्कवर किया था वो था डेड सेल। तो यहां पर मैं लिखता हूं डिस्कवर डेड सेल। इन्होंने कैसा सेल डिस्कवर किया, डेड सेल डिस्कवर किया था। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आया, कहा कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, इन्होंने डेड सेल अगर डिस्कवर किया तो मैं लिविंग सेल डिस्कवर करूंगा, उससे मेरा भी नाम हो। तो यहाँ पे इसके बाद आए एंटोनी वन लीवेनहॉक। स्पेलिंग देख लीजिएगा, ये बड़े बड़े नाम होते हैं कि स्पेलिंग कहाँ याद रहती। एंटोनी वन लीवेनहॉक आए। अब एंटोनी वन लीवेनहॉक के पास माइक्रोस्कोप था, माइक्रोस्कोप बना भी लेते थे। अब इनके पास माइक्रोस्कोप था, तो ये क्या करते थे कि कहीं बारिश हो रहा तो बारिश का पानी उठा के माइक्रोस्कोप के नीचे दिख रहे हैं, कोई भी चीज, कोई सब्जी काट रहा है उसको नीचे दिख रहे हैं, कभी भी कोई भी दिक्कत हो रही है उसको उन्होंने क्या किया, जो दांत होते हैं तो दांत के ऊपर जो प्लैक जमा हो जाता है उसको भी उन्होंने निकाला। उसके बाद माइक्रोस्कोप थोड़ा स्लिट के ऊपर रखा, उसके बाद माइक्रोस्कोप के नीचे दिख रहे हैं, तो कुछ भी दिखता वो माइक्रोस्कोप के नीचे देखने लगते हैं। तो उन्होंने बहुत सारी सेल को मतलब ऑब्जर्व किया। जैसे जो प्लैक जमा हो जाता तो उसमें बैक्टीरिया हो जाते, तो उसको जब देखा उन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे, तो उनको बहुत सारे बैक्टीरिया दिखाई पड़े। बारिश का पानी उठा लाए, तो बारिश का पानी जब गिरता है कहीं मिट्टी विट्टी पर, तो वहां पर हो सकता है बैक्टीरिया है, उसको लेके या वहां पर देखे, उसमें भी उनको दिखा। तो इन्होंने क्या किया, एंटोनी वेन लीवेनहॉक ने लिविंग सेल की डिस्कवरी की। बहुत सारे लिविंग सेल को इन्होंने देखा, तो लिविंग सेल को इन्होंने डिस्कवर कर दिया कि हाँ लिविंग सेल भी होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह एंटोनी एंटोनी वेन लीवेनहॉक आए थे, जो जिन्होंने मतलब बताया कि लिविंग सेल भी होती हैं। तो इन्होंने, रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था डेड सेल, लेकिन एंटोनी वेन लीवेनहॉक ने क्या किया, लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी, ठीक है। फिर इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद शुरुआत होती है कि हाँ थोड़ा बहुत सेल वेल का कॉन्सेप्ट आया। तो देखिए सबसे पहले होता क्या है कि बहुत सारे छोटे छोटे आइटम होते हैं, कैसे सेल बनता है, बहुत सारे छोटे छोटे आइटम होते हैं, वो क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं अपने आप को। भाई सब ऐसा तो है नहीं कि तुरंत सेल ही बन गया, पहले एटम था, यानी पहले केमिस्ट्री थी, तो केमिस्ट्री में था एटम। एटम लिविंग तो होता नहीं, पहले एटम लिविंग नहीं होता, तो एटम था, तो बहुत सारे एटम थे, तो उन्होंने अपने आप को ऑर्गेनाइज किया वाटर में।
तो वहां पे रिएक्शन चली, ऑर्गेनाइज किया तो बना मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल बना। फिर इन्होंने ऑर्गेनाइज किया अपने आप को, तो बना सब सेलुलर पार्ट। सब सेलुलर पार्ट मतलब सेल अभी नहीं बना है, उससे पहले का थोड़ा पार्ट बन गया। जैसे भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ गई, कुछ बहुत सेल ऑर्गेनेल आ गए, ठीक है, ये सब चीजें आने लगी। फिर धीरे धीरे और इसका ऑर्गेनाइजेशन हुआ। तो फिर क्या हुआ, फिर इसके बाद देखिए तो फिर आया सेल, फिर सेल आया, तो सेल के बाद फिर सेल ने ऑर्गेनाइज किया तो फिर क्या बना, टिश्यू। फिर टिश्यू ऑर्गेनाइज हुए तो फिर बना ऑर्गन। फिर ऑर्गन ने अपने आप को, ठीक है, ऑर्गन बहुत सारे ऑर्गन है, उन्होंने अपने आप को ऑर्गेनाइज किया, ग्रुप बना, तो फिर क्या बना, ऑर्गन सिस्टम। और फाइनली इससे क्या बन जाता है, ऑर्गेनिज्म। भाई और हमारे पास पूरा ऑर्गन सिस्टम है तो ऑर्गेनिज्म पूरा बन गया। तो आपको समझ में आ रहा है कि क्या पूरी सीरीज चल रही है, एटम, फिर मॉलिक्यूल, देन सब सेलुलर पार्ट, फिर सेल, फिर टिश्यू, ऑर्गन, देन ऑर्गन सिस्टम, फिर पूरा ऑर्गेनिज्म। बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ये सारी चीजें हुई थी तब हमारा पूरा एक बता सकते हैं कि पूरा सेल का एक निर्माण हुआ था। उसके बाद में अगर मैं आपसे आगे बातें करता हूं तो इसके बाद सेल थ्योरी थोड़ी मतलब से देखते हैं। तो सेल थ्योरी में सबसे पहले स्लेडन थे और स्वान थे जो आए थे, और उन्होंने भी थोड़ा कॉन्सेप्ट दिया था। देखते हैं, सेल थ्योरी की बात करते हैं। सेल थ्योरी में क्या था, सेल थ्योरी सबसे पहले तो दो ही साइंटिस्ट थे, एक थे स्लेडन, एक थे स्वान। तो जो एम स्लेडन थे और एक थे स्वान, दो साइंटिस्ट थे। जो स्लेडन थे एक जर्मन बॉटनिस्ट थे, जो स्वान थे वो ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। ये जर्मन बॉटनिस्ट थे, ये ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। इन्होंने 1838 में ये बताया कि जो भी प्लांट होते हैं, चाहे जितने डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट आप ले लीजिए, जितने प्लांट्स हैं वो सेल से मिलके बने होते हैं और डिफरेंट काइंड ऑफ सेल से मिलके बने बने होते हैं। फिर वो जो सेल होते हैं टिश्यू बनाते हैं। क्या कहा इन्होंने कि ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ आर मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल। ठीक है, ये इन्होंने बताया कि जितने प्लांट्स हैं आर मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल, डिफरेंट डिफरेंट सेल से मिलके बने होते हैं। और आपको मतलब सही भी कहा था, क्योंकि आपको पता है जितने प्लांट्स हैं, जैसे कोई मैं प्लांट ले लेता हूं तो उसमें आपको पता है अगर जाइलम के टिश्यू है तो उसमें भी कुछ मतलब अलग अलग सेल होते हैं, फ्लोएम के टिश्यू तो उसमें भी अलग अलग, तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के सेल्स थे। और फिर ये जब सेल ऑर्गेनाइज करते हैं, इन्होंने बताया कि जब ये सेल ऑर्गेनाइज करते हैं, जब ग्रुप बनाते हैं तो क्या बनता है, टिश्यू बनता है। तो ये भी चीज इन्होंने बताई। ये किसने बताया, स्लेडन ने बताया, जर्मन बॉटनिस्ट। अब फिर स्वान आ गए, स्वान ने भी कुछ बताया। क्या बताया, इन्होंने बताया, क्योंकि ये ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, इन्होंने बताया कि कोई भी सेल होती है तो उसके चारों तरफ एक बहुत ही पतली सी लेयर होती है, जिसको मैं आज के टाइम में क्या कहता हूं, तब उन्होंने नहीं बता पाए थे, तब इन्होंने इससे बताया। तो ये बताया कि पतली सी लेयर होती है सेल के चारों तरफ, जिसको आज हम लोग क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेमा। ठीक है,
बहुत सारे नाम से जानते हैं, आगे हम इसको पढ़ेंगे। तो स्वान ने बताया कि जो भी कोई भी सेल में लेता हूं उसके चारों तरफ क्या होता है, जो पूरे पूरा मतलब साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म उसको जो कवर करता है उसको मैं क्या कहता हूं, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन नहीं बताया, सिर्फ ये बताया कि थिन लेयर होती है जिसको हम लोग क्या बताते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो स्वान इन्होंने क्या बताया, all cells प्रोटोप्लाज्म, जितनी सेल हैं उनका जो प्रोटोप्लाज्म, ऑल सेल्स प्रोटोप्लाज्म हैव अ थिन लेयर, जिसको आज हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, ये स्वान ने बताया। फिर उन्होंने एक और चीजें बताई कि जो प्लांट सेल होते हैं उनमें सेल मेम्ब्रेन के अलावे सेल वॉल होती है, क्योंकि आपको पता है कि प्लांट सेल में जो प्लांट सेल होती है उसके बाहर सेल वॉल होती है, लेकिन एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन ही सिर्फ होती है, सेल वॉल नहीं होती। तो इन्होंने बताया कि जितने प्लांट सेल होते हैं, ऑल प्लांट सेल्स हैव अ सेल वॉल which is unique features of the plant, unique features of plant। इन्होंने बताया कि all plants have a cell wall which is a unique features of plant, मतलब जितने प्लांट सेल होंगे उनके पास सेल वॉल होगी, आपको पता है ये बेसिक बात है, लेकिन ये बताया उस समय में तो बहुत बड़ी बात थी। विच इज यूनिक फीचर्स ऑफ प्लांट, वो एक यूनिक फीचर होगा प्लांट का, क्योंकि इनको भी ये नहीं पता था कि हाँ भाई अभी और भी ऑर्गेनिज्म है जिसके पास सेल वॉल होती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ प्लांट है जिसके पास सेल वॉल होती है। तो उन्होंने बता दिया विच इज यूनिक फीचर्स ऑफ प्लांट, क्योंकि हमारे पास तो था नहीं एनिमल सेल। इन्होंने बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता, लेकिन प्लांट सेल के पास क्या था, हैव अ सेल वॉल, इनके पास क्या था, सेल वॉल थी, जो कि यूनिक फीचर्स थी प्लांट के। तो ये स्वान ने बताया था। तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, इससे हम लोग दो चीजें कंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन यहां पर स्लेडन एंड स्वान ने बताया बहुत कुछ। इससे एक चीज मतलब आइडिया पूरा लग गया कि हाँ जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे हैं अगर लिविंग हैं तो वो सेल से मिलके बने होते हैं। ये तब इन लोगों ने बताया, बहुत बड़ी बात थी इन लोगों ने तब बताया। लेकिन ये जो इन लोगों ने बताया इसमें सबसे ये चीज नहीं बता पाए कि भाई एक सेल होती है, फिर हम देखते हैं उससे बहुत बड़ा ऑर्गेनिज्म बन जाता है, तो एक सेल से इतनी सेल आ कैसे जाती है। आज के समय में तो हमको पता है भाई सेल डिवीजन होता है, ठीक है, पुरानी सेल से नए सेल बन जाते हैं, लेकिन ये बता ही नहीं पाया, तो इनकी जो सेल थ्योरी थी अधूरी रह गई, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ही डिड नॉट explain, he did not explain about the formation of new cell। न्यू सेल कैसे बनते हैं ये बता ही नहीं पाए, तो अब कौन बताएगा इस बात को, इस बात को फिर बताने आए रुडोल्फ विर्को। तो क्या बातें बताई उन्होंने, चलिए देखते हैं। रुडोल्फ विर्को आए, कब आए, 1855 में, मतलब 1838 में वो बताए स्लेडन, 1839 में बताए स्वान। उसके बाद बहुत समय तक ये बात पता नहीं चली, फिर 1855 में रुडोल्फ विर्को आए, उन्होंने बताया कि जो भी सेल होते हैं, जो नए सेल बनेंगे वो पुरानी वाली सेल से ही मिलके बने होते हैं, मतलब उससे ही इवॉल्व होते हैं, मतलब जो पुरानी सेल रहेगी उसी से ही नए सेल बनेंगे। और ये बात सच है, क्योंकि सेल डिवीजन जब होता है
तो जो पुरानी सेल होती उसी से नए सेल बनते हैं, क्योंकि एक सेल होता है जब डिवीजन करता है तो क्या होता है, ठीक है, ऐसे ऐसे डिवीजन करता है, ठीक है, फिर अल्टीमेटली दो सेल नए बन जाते हैं। तो ये कौन सी थी, ये पेरेंट सेल थी, ठीक है, ये पेरेंट सेल थी। उसके बाद ये जब डिवीजन हुआ तो ये कौन सी बनी, डॉटर सेल। इसको हम क्या कहते हैं, डॉटर सेल। अब ये मत पूछिएगा ये डॉटर सेल सन सेल नहीं कह सकते क्या, डॉटर सेल ही कहा जाता है। पेरेंट सेल, तो पेरेंट सेल थी फिर डॉटर सेल बनी। तो आपको पता है कि ये पुरानी सेल थी, प्रिमिटिव सेल थी, प्री एग्जिस्टिंग सेल थी। प्री एग्जिस्टिंग सेल मतलब जो पहले एग्जिस्ट कर रही थी, ठीक है, इसको मैं क्या कहूंगा, प्री एग्जिस्टिंग सेल, क्योंकि ये पहले, प्री एग्जिस्टिंग का मतलब क्या होगा, प्री मतलब पहले, एग्जिस्टिंग मतलब जो थी, अस्तित्व में थी, यानी प्री एग्जिस्टिंग सेल जो पहले रहती थी उससे क्या बने, नए सेल बने, यानी पुरानी सेल से नए सेल बने। तो रुडोल्फ विर्को का यही तो कहना था। जो स्लेडन एंड स्वान, जो स्वान थे नहीं बता पाए थे, मतलब वो नहीं बता पाए थे कि नए सेल कैसे बनते, लेकिन रुडोल्फ विर्को ने इस चीज को बताया, 1855 में इस चीज को इन्होंने बताया। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, ही फर्दर expanded the cell theory as omnis cellula e cellula। अभी मुझको लिख लेने दीजिए, मैं बता रहा हूं इसका क्या मतलब, which means all new cells arise from the pre-existing cells। रुडोल्फ जो विर्को थे 1855 में, इन्होंने बताया कि, अब इन्होंने क्या किया था, पहले ये जो लाइन इसका क्या मतलब है, ही फर्दर एक्सपैंडेड द सेल थ्योरी। मतलब स्लेडन एंड स्वान आए तो बताया बहुत कुछ, लेकिन यही नहीं बता पाए कि नए सेल बनेंगे कैसे। तो उन्होंने सेल थ्योरी जो अधूरी रह गई थी, नहीं बता पाए स्लेडन स्वान, उसको एक्सपैंड किया, बढ़ाया और आगे बढ़ाया, उसको मॉडिफाई किया। इसको एनसीईआरटी में लिखा है कि रुडोल्फ विर्को मॉडिफाइड द सेल थ्योरी, ठीक है, इन्होंने क्या किया, मॉडिफाई किया, मॉडिफाइड द सेल थ्योरी। क्वेश्चन आए कि हु मॉडिफाइड द सेल थ्योरी, आपको क्या लगाना है, रुडोल्फ विर्को। क्वेश्चन आए हु एक्सपेंडेड द सेल थ्योरी, तो आंसर क्या लगाना है, रुडोल्फ विर्को, मतलब एक ही। तो इन्होंने इसको फिर से एक्सपैंड किया सेल थ्योरी को, और बताया ओमनिस सेलुला ई सेलुला, जो कि इनकी लैंग्वेज थी, अब जो भी लैंग्वेज हो, इन्होंने इस लैंग्वेज में बता दिया ओमनिस सेलुला ई सेलुला, जो हम लोग आज नहीं समझ सकते। इस इतने इतने का मतलब क्या था, ये जो लिखा है ओमनिस सेलुला ई सेलुला, पता नहीं क्या बता रहे हैं। इसका इसका मतलब होता है कि न्यू सेल, जो न्यू सेल होते हैं, जो नए सेल बनते हैं, वो किससे बनते हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी जो पहले पुराने सेल थे, ये मैंने आपको पहले बता दिया, जो पुराने सेल्स थे उनसे नए सेल बनते हैं। न्यू सेल कैसे बने, फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो ये रुडोल्फ विर्को ने बताया था। अब ये रुडोल्फ विर्को ने बताया था, तो इसमें और क्या मतलब, मैं इसमें क्या कंक्लूड कर सकता हूं, इसमें मैं कंक्लूड कर सकता हूं कि रुडोल्फ विर्को ने, मतलब सेल थ्योरी का कंक्लूजन अगर मैं लिखना चाहूं, सेल थ्योरी का अगर कंक्लूजन लिखना चाहूं, तो मैं एक तो यही लिख सकता हूं, वो जो स्लेडन एंड स्वान ने बताया था उसको मैं एक ही बार में लिख सकता हूं कि ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल एंड सेल प्रोडक्ट। मतलब उन्होंने तो बता दिया सेल से मिलके बने होते हैं, और उसके बाद ये भी बताया कि मतलब सेल वॉल होती है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन होती है, थिन लेयर होती है, ये सब भी चीजें बताएं। तो मतलब ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल, मतलब सेल से बने होते हैं, और सेल के जो प्रोडक्ट है, यानी सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, राइबोसोम, ये जो जितने सेल ऑर्गेनेल है सब उससे भी मिलके बने होते, मतलब सेल और सेल के प्रोडक्ट से मिलके ऑर्गेनिज्म पूरे बनते हैं।
दूसरा मैं यही चीज लिख सकता हूँ जो ऊपर लिखा है कि मतलब अब क्या लिखूं, यही लिख सकता हूँ कि ऑल सेल्स जो अभी पूरा लिखा है, या फिर इसको पूरा ये ऐसे घुमा के ये कर देता हूँ। सेकेंड वाला स्टेटमेंट है पूरा यही है कि इन्होंने बताया कि सेल मतलब ऑल न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो ये जो चीजें हैं ऑल न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ये यहाँ हो गई कि पहला तो ये पता चला कि जितना ऑर्गेनिज्म है सेल से, सेल प्रोडक्ट से मिलके बने हैं। सर्डेन स्वान ने बताया, ये किसने बताया, स्लेडन, स्लेडन एंड स्लेडन एंड स्वान, स्लेडन एंड स्वान ने ये बताया। और ये दूसरा ये किसने बताया, रुडोल्फ विर्को, रुडोल्फ विर्को ने बताया। तो यहीं तक हम आज रखते हैं, इसके बाद आगे कंक्लूड करेंगे, फिर आगे देखते हैं जो भी सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल है, ये सब क्या चीजें हैं, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल, आगे सब चीजें देखेंगे। तो आई होप मैंने बहुत पूरी कोशिश की कि आपको हर चीजें समझ में आ जाए। अगर जैसा मैंने समझाया है कि कोई नर्सरी का बच्चा भी हो तब भी समझ सकता है, ठीक है, क्योंकि एक एक चीज को इतना एक्सप्लेन किया, ऐसा लग रहा था कि आपको मतलब हम मैंने ऐसा मान के मतलब चला कि आपने कभी सेल का नाम सुना नहीं है, तो उस तरह मैंने पढ़ाया। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक टेक केयर, बाय।